नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो सवाल 10 बजे। आज हम बात करने जा रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध की, जो कभी कुछ हफ्तों की लड़ाई माना जा रहा था, लेकिन अब 4.5 सालों से ज्यादा का लंबा संघर्ष बन चुका है। और इस बार मोर्चा सिर्फ मिसाइल और टैंकों का नहीं है, बल्कि लड़ाई समंदर की लहरों पर लड़ी जा रही है। रूस की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत पर भी वार हो रहा है। बम अब सिर्फ बारूद पर नहीं, बल्कि बैरल पर भी बरस रहे हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए तेल कारोबार युद्ध की लाइफलाइन माना जाता है, और अब उसी लाइफलाइन को काटने की कोशिश तेज हो गई। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से यूरोप और यूक्रेन लगातार रूस की कथित शैडो फ्लीट पर शिकंजा कस रहे हैं। 14 जून को ब्रिटेन ने पहली बार इंग्लिश चैनल में रूसी टैंकर्स पर हेलीकॉप्टर से रॉयल मरीन कमांडोज उतारे। बड़ा ऑपरेशन चलाया, जिसने दुनिया को बड़ी टेंशन में डाल दिया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इसे पुतिन को बड़ा झटका बताया है, और सिसिली के पास हुई ये कार्रवाई सिर्फ एक जहाज की कहानी नहीं, ये पुतिन के उस आर्थिक नेटवर्क पर चोट है जिसे रूस की युद्ध मशीन का ईंधन माना जाता है। पहले ब्रिटेन ने ऑपरेशंस चलाए, फिर फ्रांस ने संदिग्ध टैंकर रोके, और अब यूरोपीय संघ की नौसैनिक गतिविधियां लगातार तेज होती दिखाई देती हैं। अब सवाल खड़ा होता है, क्या पश्चिम अब रूस की जेब पर वार कर रहा है? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यूक्रेन ने भी समंदर में नया दांव चला, ऑपरेशन मोलोच का। अब दावा यह है कि दर्जनों नहीं, सैकड़ों रूसी जहाजों को टारगेट किया गया। मकसद हर जहाज को डुबोना नहीं, बल्कि उसके इंजन, उसके नेविगेशन और उसकी संचार प्रणाली को तबाह कर देना है। पिछले दिनों ही दर्जनों जहाजों पर हमले हुए, और एक ही रात में 8 ईंधन टैंकर्स ड्रोन हमलों की चपेट में आ गए, जबकि महज 96 घंटों में 35 जहाजों को निशाना बनाया गया। अब युद्ध की स्थिति दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। ऐसे में अगर समंदर में पुतिन की सप्लाई लाइन लगातार टूटती रही, तो असर सिर्फ तेल कारोबार पर नहीं, बल्कि रूस की पूरी युद्ध रणनीति पर भी पड़ सकता है। दुनिया की नजर इस बात पर है, क्या समंदर में बढ़ता ये दबाव जंग का रुख भी बदल देगा? बताएंगे आपको एक एक तस्वीर, लेकिन इस समय की एक बड़ी वॉर ब्रेकिंग जान लीजिए। ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की आखिरी चेतावनी, बड़ी वॉर ब्रेकिंग। बड़ी खबर एक बार फिर ईरान को लेकर आई है। ट्रंप की आखिरी चेतावनी से जुड़ी हुई बड़ी खबर। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, समझौता करो वरना हमले और भी ज्यादा बढ़ेंगे। 1-2 दिन में अब अमेरिकी ईरान वार्ता शुरू हो सकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना पहली शर्त है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। आपको बता दें, बीती रात भी लगातार ऐसे ही तनाव और ऐसे ही दबाव का माहौल देखने को मिला, और यही तस्वीर एक बार फिर से नजर आई मिडिल ईस्ट में। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, बातचीत करो, आखिरी रास्ता। ईरान डायरेक्ट बातचीत करने के पक्ष में नजर नहीं आता। ईरान कहता है भरोसा नहीं है। ट्रंप कह रहे हैं, बातचीत करो, आखिरी रास्ता। ईरान डायरेक्ट बातचीत करने के पक्ष में नजर नहीं आता। ईरान कहता है भरोसा नहीं है, ना ही अमेरिका पर, ना ही इजराइल पर, दोनों ही मुल्कों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। और इसी वजह से एक बार फिर से तनाव, दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और आइए बात कर लेते हैं, मेरे साथ में मेरे साथी कनेक्ट हो रहे हैं, वरिष्ठ सहयोगी कनेक्ट हो रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं, और विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर DK गुप्ता भी कनेक्टेड हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। आशीष सहाय जी, दो चीजें, एक तरफ तो रूस यूक्रेन का तनाव है ही, दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका के बीच में भी तल्खी बढ़ती नजर आती है। बीती रात भी कई जगहों पर हमलों की खबरें सामने आई। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं बातचीत कर लो वरना अच्छा नहीं होगा। जय नैना। डोनाल्ड ट्रंप ने कल जो 2 प्रेस फेस किया, 2 बार प्रेस को फेस किया, उसमें पहली बार पिछले कुछ 1-2 महीनों में सबसे सीरियस बातें करी। उसको बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। उन्होंने पहली बार ऑन मीडिया फॉर्मली इंडिकेट किया कि ये जो उन्होंने अपना कॉल ऑफ किया था कि हम मेजर स्ट्राइक्स नहीं करेंगे, इन स्ट्राइक्स का वॉल्यूम बहुत बड़ा था। और शायद अगर आप उन सारे शब्दों को बार बार सुनेंगी जो ट्रंप ने कल बोला है, वो एक्सेप्ट कर रहे थे कि फुट ऑन ग्राउंड इज
वेरी मच देयर इन दिस सेकंड फेज। ये जो प्लान किया था उन्होंने, क्योंकि उन्होंने बोला कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद का सबसे बड़ा अटैक, सो वर्ल्ड वॉर टू वाज मोर ऑफ ग्राउंड फाइटिंग्स। हिस्टोरिकली आपको सबको ये पता है, इट वाज फ्रैक्शन ऑफ एयर वॉर एंड मोर ऑफ ग्राउंड। और डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियरली बोला कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद सबसे बड़ा अटैक होगा, हमला होगा। फिर उन्होंने बोला ये लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस हो सकता है एंड इट मे बी वेरी डेंजरस। सो डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे मुहाने पे खड़े दिखे कल, जब उनको ये कॉल लेनी पड़ी कि इतना मेजर एडवांस, मिलिट्री एडवांस करने से पहले एक मौका ईरान को, आईआरजीसी को और देते हैं टू ब्रिंग अबाउट पीस। लेकिन साथ के साथ, जैसा कि उनकी हैबिट है, उन्होंने फिर से एक क्लॉज लगा दिया कि कल तक, दैट इज आज ट्यूसडे को, आप स्ट्रीट हॉर्मुज स्ट्रेट खोल दीजिए, ऐसा उन्होंने ईरान को बोला, इसलिए हमने ये रोका हुआ। तो दिस इज अ वेरी मेजर पॉइंट, जहां पे अगर ईरान की आईआरजीसी, एक मुद्दा जो जी नैना, फिर हम बात करेंगे इस पे, आप कुछ कह रही हैं? नहीं सर, मैं बिल्कुल, देखिए यही तो सबसे इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि एक तरफ तनाव है और उस तनाव को खत्म करने की मंशा भी किसी की है भी या नहीं है। एक तरफ हम देख रहे हैं रूस यूक्रेन का युद्ध 4.5 साल खिंच गया और उसके बाद में भी उसको कंट्रोल करने की बजाय दूसरा एक और अलग पहलू नजर आया, जहां पर अब युद्ध की आग को और भड़काने की कोशिश है। मैं बता दूं, मेरे साथ में एक और रक्षा विशेषज्ञ खास मेहमान कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान जी भी कनेक्ट हो चुके हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन मैं डीके गुप्ता जी, आपका जल्दी से रुख करना चाह रही हूं। रूस और यूक्रेन के बीच में जब तनाव शुरू हुआ तो उसका प्रभाव, उसकी जद में पूरा संसार आया, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट वे में। अब उसको कंट्रोल, ये सारी चीजें नजर आई कि उसमें कैसे पश्चिमी देशों का एक बड़ा योगदान रहा उस जंग को अनंतहीन बनाने के लिए, और उसका खामियाजा अभी भी दुनिया भुगत रही है। और दूसरा मोर्चा ये, जहां पर उम्मीद नजर आती है कि शांति वार्ता होगी, तो वहां पर एक बार फिर से आग में घी का काम कर दिया जाता है। जी नैना जी, नमस्कार आप सभी लोगों को। देखिए, अगर एक चीज का ध्यान दें तो कल जो यूनाइटेड स्टेट के जो एक एडमिरल हैं, और उन्होंने कल मलेशिया के अंदर एक मीटिंग में बोला कि हम इंडो पैसिफिक को कभी भी शांत नहीं होने देंगे और हम कभी भी किसी को डोमिनेट नहीं करने देंगे। अगर हम इसको अगर कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्केव लेंस में चले तो फोकल पॉइंट इसमें दो हैं, एक F1 होता है, एक F2 होता है। F1 में जो है बिल्कुल अमेरिका है, F2 में चाइना है। उन्होंने बिल्कुल बार बार चाइना के लिए नाम लिया है कि हम कभी भी डोमिनेट नहीं करने देंगे चाइनीज को। और यहाँ पे जो भी वार लड़ रहा है, अगर उसको हम अगर देखेंगे, और खासकर ट्रंप की आइडियोलॉजी, मैं इस थ्योरी को एक नया नाम दे रहा हूँ, साइन कर्व थ्योरी। साइन कर्व में क्या होता है कि जब आप अगर 0 से लेकर 180 डिग्री तक, अगर साइन 90 से लेकर 180 तक का अगर आप कर्व बनाएंगे ग्राफ पे, तो एक बार ऊपर जाएगा, एक बार नीचे जाएगा, एक ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। यही काम ट्रंप यूक्रेन के बारे में भी कर रहे हैं, यही काम ट्रंप ईरान के बारे में भी कर रहे हैं कि वो अपनी जो F1 है, जो फोकल लेंथ को एकदम स्ट्रांग करने के लिए, वो कहीं पर भी, चाहे यूक्रेन हो, वहां पे पहले बोले कि कोई मिसाइल हम नहीं देंगे यूक्रेन को लड़ने के लिए। फिर आज $3 बिलियन का पैट्रियट मिसाइल के लिए समझौता ऑर्डर देना चाहते हैं वो। और उसके बाद $90 बिलियन का ऑलरेडी समझौता वो यूक्रेन से कर चुके हैं। मतलब, और उसके बाद चूंकि जो लिमिट है, जो रसिया की लिमिट, जो अग्रेशन हो रहा है, तो वहां पर उन्होंने साफ बोल दिया है कि यूरोपियन यूनियन विल बी द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट रसिया। मैं एयर स्ट्राइक वगैरह से हेल्प कर सकता हूं, लेकिन मैं कभी अपने लोगों को वहां पे नहीं उतारूंगा। ईरान के अंदर अगर देखेंगे तो साइन कर ये कहता है कि जब भी ट्रंप ऊपर नीचे, मतलब वो किसी भी तरह से ईरान को एंगेज रखेंगे, और उस ईरान को एंगेज करके वो किसी भी तरह से हॉर्मुज को नहीं खुलने देंगे। ये मैं बता रहा हूं, जो बिल्कुल जो न्यूज में आती है उससे उल्टा है, क्योंकि उनके खोल देने से अगर हार्मुज खुल जाता है तो भारत ने कल 2.8 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से जुलाई में अब तक का इतिहास में सबसे ज्यादा ऑयल रसिया से खरीदा है। जब रसिया से भारत खरीदेगा, जापान खरीदेगा, चाइना खरीदेगा, तो उनका ऑयल कौन लेगा? उनका ऑयल तभी लेगा जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज, रेड सी या आपका स्वेज नहर, ये सब बंद रहेंगी। तब वो एक जो लोगों को जो साइन करे के हिसाब से जो थ्योरी मेरी कर रही है, बता रहे हैं कि देखिए मैं मौका दे रहा हूं ईरान को कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोले, लेकिन इनफैक्ट कहीं कहीं 2-4 दिन के बाद फिर से टकराव होगा। कोई बातें ईरान, क्योंकि ईरान बार बार गलती करता है, वो अभी आज भी देखिए बोला हम कोई समझौता नहीं कर रहे हैं, हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो
कहीं न कहीं बाहरी शक्तियां ईरान को ऐसा कन्विंस कर रही तुम ऐसा बोलो, डरो मत। और उसी की वजह से रूस जो चौंक रहेंगे, और उसके बाद जो है रशियन ऑयल, और यही देखिए यूक्रेन में भी हो रहा है। यूक्रेन अब ज्यादातर अटैक जो है रिफाइनरीज पे कर रहा है। रिफाइनरीज पे कम करने से क्या होगा कि सोर्सेज जो ऑयल के हैं कम होंगे, जो कि प्रोडक्शन में जाएंगे। इसलिए क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा जी ठीक है। देखिए यही तो बात है सर कि एक तरफ जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उन पर किस तरह से हमले हो रहे हैं। अब यूक्रेन और रशिया की तरफ से भी जो अटैक्स हैं, पहले तो एक दूसरे देश को नुकसान पहुंचाने की या कमज़ोर करने की कोशिश थी, लेकिन अब वो सारी मानवता को दरकिनार कर दिया जा रहा है ना। मैं भूषण जी का रुख करूँ, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताती चलूँ जो ईरान और अमेरिका तनाव से जुड़ी हुई है। एक तरफ रशिया यूक्रेन का तनाव, तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बड़ा दावा किया है ईरान को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान की जो नेता हैं बहुत धोखेबाज हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर यूएस नेवी का पूरा कंट्रोल है। वॉल ऑफ स्टील से पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज घिरा हुआ है। ईरान सिर्फ ओमान से बात कर रहा है और किसी से नहीं। कोई डील अगर नहीं होती है तो ईरान को सरेंडर कर देना चाहिए। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बात कही गई है। भूषण जी, एक तरफ अमेरिका खुद को कहता है कि भाई वो तो शांति का मसीहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने कई युद्धों को रोका है, फिर जैसे ही गाड़ी पहुंचती है ईरान की तरफ या रूस यूक्रेन की तरफ, उनकी गाड़ी में ऐसा क्या आ जाता है कि वहां पर वो एक अलग ही रुख अख्तियार करते हुए नजर आते हैं और आग में घी डालने का काम कर देते हैं। धन्यवाद नैना जी। ये तो 4 महीने से हो रहा है। 28 फरवरी से जब से शुरू हुआ है, सुबह कुछ शाम कुछ, उनकी मर्जी है। वो तो मुझे ख्याल आता है कि वो बच्चे को पूछा गया, टीचर ने, भाई शेर अंडा देता है कि बच्चा, तो पता नहीं था बच्चे को। बच्चे ने कहा भाई शेर की मर्जी, कभी अंडा दे कभी बच्चा दे। यही काम कर रहे हैं ट्रंप साहब। और ये कह देना कि ईरान धोखेबाज है, तो अंग्रेजी में कहावत है पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक। अरे सुबह शाम अलग अलग बातें करना, पर बात एनीवे ऐसा बातें हैं। मेरी समझ में ये है कि ये ईरान को भी पता है, तभी ईरान फ्रंट फुट पे खेल रहा है। क्या कि अमेरिकन के जो असला है, इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं, वो काफी कम मात्रा में हो गई हैं। जो आदरणीय गुप्ता साहब ने बताया कि वो यूक्रेन को इतना किया है, एग्रीमेंट किया है सप्लाई करने का, इंटरसेप्टर मिसाइल्स, थार्ड मिसाइल्स, ये एग्रीमेंट करने के बाद तो बहुत टाइम जाता है करने को और पोस्टपोन करते रहते हैं। उसका अब ये नहीं कह सकते हम लोग कि उनके पास ऑलरेडी मिसाइल आ गई हैं, काफी खपत हो गया अमेरिका का। खैर, अभी जो ईरान के को पता है एक चीज ये कि वो अमेरिका कुछ खास ज्यादा नहीं कर पाएगा और इससे टाइम लगेगा अमेरिका को। कर सकता है, अमेरिका को टाइम लगेगा रिप्लेनिशमेंट करने को, नंबर 1। नंबर 2, ईरान को ये भी पता है कि डोमेस्टिक जो ऑडियंस है अमेरिका में ट्रंप की, वो बिल्कुल इस फेवर में नहीं कि वॉर को बढ़ाया जाए। और खासकर बूट्स ऑन द ग्राउंड बहुत भारी तकलीफ होगी। ये डराने का, धमकाने का, प्रेशर डालने का तरीका है। मैं नहीं समझता हूं ईरान इन चीजों से हाथ में आएगा। और देखिए, एक्चुअल बॉम्बिंग भी कर देगा अमेरिका पुरजोर। तो ईरान ने तो काबिलियत दिखा दी है, जॉर्डन तक नेक्स्ट टू इजराइल वो हिट कर पाते हैं, ईरान हिट कर पाता है, और हुती उनके बाबल मांडे बंद कर देंगे। तो ये कुछ सिंपल गेम नहीं है भाई कि अमेरिका एकदम जीत ही जाएगा। अमेरिका विल वॉक इनटू विक्ट्री, कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, लेकिन भूषण जी, आपने कहा बूट्स ऑन ग्राउंड। देखिए 5 महीने तो इसी पूरे हमले के साथ में फरवरी से लेकर अभी तक हो गया, 5 महीने से ज्यादा का वक्त। अदावत की अगर बात की जाए तो ईरान अमेरिका की या ईरान इजराइल की भी बहुत पुरानी है। बूट्स ऑन ग्राउंड अगर करना होता तो क्या अभी तक किया नहीं जा सकता था? नहीं नैना जी, जरूरी नहीं कौन सा, अगर वो एयर बॉम्बिंग से ही ईरान को दबा पाते, घुटनों पे ला पाते। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।